Good afternoon, everyone. So now today we are going to start our Scheduled Caste and Scheduled Tribes Atrocities Prevention of Atrocities Act 1989. So this act देखो एक ही लेक्चर में हो जाएगा, ज्यादा सेक्शन नहीं है, 10 के 11 सेक्शन है इसमें, फटाफट हम कर लेंगे, आज के दिन में हो जाएगा, ठीक है। नाउ लिसन टू मी। देखो ये जो है हमारा SC/ST अट्रॉसिटीज एक्ट, ये बेस किस पे है हमारा? आर्टिकल 17 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात कर रहा है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट। आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, ठीक है जी। तो ये हमें क्या कहता है कि ये जो SC/ST वगैरह जो लोग हैं, ये जो SC/ST कम्युनिटी है, उनका ये अनटचेबिलिटी और जितनी भी सिमिलर प्रैक्टिसेस हैं, ये सब क्या होनी चाहिए? अबॉलिश होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो 1955 था, उसमें एक्ट पास किया गया था एक, विच वाज अनटचेबिलिटी एक्ट करके, ठीक है। ऐसा एक्ट था अनटचेबिलिटी एक्ट विच वाज पास्ड इन 1955, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस करने पड़े उसमें, जिसमें सिविल राइट्स, उसके बाद सिविल राइट्स एक्ट 1955 पास हुआ, ठीक है। बट इनमें बहुत सारे लूपहोल्स वगैरह थे, जो प्रॉपर जो भी ऑब्जेक्ट था हमारा इन एक्ट को करने का, वो सर्व नहीं कर पा रहा था, इसलिए इनको रिपील करके बाद में भी हैव आवर SC/ST एक्ट 1989, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, SC/ST एक्ट 1989 प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटी, ठीक है जी। सो हियर वी हैव Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989. Section आई थिंक 9 सेक्शन है हमारे आज के, इसमें 2 ही चैप्टर्स हैं पहले, ठीक है जी। तो दिस इज एक्ट नंबर 33 ऑफ 99, यानी कि लिस्ट में हमारे पास कितने नंबर पे है ये एक्ट? 33 पे, ठीक है जी। BNS BSc कितने पे था? BNS यहाँ पे था 45 ऑफ 2023, then 46, then 47. This was BNSS and this was BSc, ठीक है जी। ये कितना था? 2023. Now moving to this is Act number 33 of 1989, ठीक है जी। 1989 याद रह जाएगा, ये आ गया हमारे पास से 33, ये आ गई हमारे पास एनैक्टमेंट डेट 11 सितंबर 1989। दिस इज एनैक्टमेंट डेट। एनैक्टमेंट डेट मतलब जिस दिन प्रेसिडेंट का असेंट मिला, ठीक है जी। और एनफोर्समेंट डेट है हमारे पास 30, यहाँ पे लिखा है 30th Jan 1990, ठीक है जी। तो एनैक्टमेंट डेट हमारे पास क्या आ रही है? 11 सितंबर, एंड एनफोर्समेंट डेट है हमारे पास 30th Jan 1990, ठीक है जी। देन दिस इज आवर ऑब्जेक्ट प्रीएम्बल, जिसको हम कह लेंगे एन एक्ट और लॉन्ग टाइटल, एन एक्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। ये एक्ट क्यों बनाया गया है? टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल। एट्रोसिटीज क्या होती है, ये हमें हमारा सेक्शन 3 बताता है, ठीक है जी, ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो एन एक्ट टू प्रिवेंट द commission of offenses of atrocities against the member of scheduled caste, scheduled tribes, and to provide for special courts and exclusive special courts for the trial of such offenses। तो क्यों बनाया गया है, क्या है? सबसे पहले तो जो भी एट्रोसिटीज होती हैं अगेंस्ट SC/ST, उनको प्रिवेंट करने के लिए। सेकेंडली कोर्ट्स या फिर स्पेशल कोर्ट्स या फिर एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स बनाने के लिए, जो कि ये ऑफेंसेस को ट्राई करेंगे, एंड फॉर द रिलीफ और रिलीफ देने के लिए, रिहेबिलिटेशन देने के लिए ऑफ द विक्टिम्स ऑफ सच ऑफेंसेस, एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल, और इनके रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उन सब के बारे में, ठीक है। तो 4 बातें हमें हमारा ये एक्ट कह रहा है। क्या क्या ये जो एक्ट है इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है इसमें से भी। पहला क्या करेगा ये कि SC/ST के एक्ट के अगेंस्ट, ये जो SC/ST कम्युनिटी है, इनके अगेंस्ट जो भी एट्रोसिटीज होंगी, उनको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा, कोर्ट्स, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, और ये कोर्ट का क्या काम होगा? ये वाले जो ऑफेंसेस हैं उनको क्या करेगा ये कोर्ट? ट्राई करेगा, ठीक है। तीसरा क्या आ गया हमारे पास कि
रिहैब वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए उन लोगों को जिनके साथ ये ऑफेंसेस जो हैं वो क्या हुए हैं, कमिट हुए हैं, और बाकी जो भी इंसिडेंटल मैटर्स हैं, सप्लीमेंट्री मैटर्स हैं, वो इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। Then we have is, be it enacted by the parliament in the 40th year of Republic of India। ठीक है, ये तो कुछ पढ़ने वाला है नहीं इसमें। नाउ मूविंग टू चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। दो ही चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, एक चैप्टर 1 एक चैप्टर 2, ठीक है, और सेक्शन 9 तक है। तो चैप्टर नंबर इसमें कुछ याद रखना है नहीं, फिर भी याद रख लेना कि पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी के साथ डील करता है और दूसरा जो भी ऑफेंसेस कह रहे हैं उनके साथ डील करता है। ठीक है जी। नाउ this act may be called the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989। तो ये क्या आ गया हमारे पास, शॉर्ट टाइटल। ठीक है जी। It extends to the whole of India। Then it shall come into force, enforcement date कितनी थी हमारे पास, 30th Jan 1990। ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास enforcement date। और एनेक्टमेंट डेट कितनी थी, 11 सितंबर 1989। याद रखना दोनों टिप्स पे, क्योंकि ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इट विल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल, वो हमारे पास डेट आ गई है। ठीक है, डेफिनेशंस की बात करेंगे। सो इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स डेफिनेशन, सबसे पहले अट्रॉसिटी की डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे दी गई है, अगर बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग पूछे आपसे कहाँ पे दी गई है, तो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3, और सेक्शन 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे दी गई है। और इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट एक्चुअली ये है। ठीक है जी। कोड की बात करें तो कोड कौन सा है हमारे पास, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। डिपेंडेंट बी बी, ठीक है, बी के अंदर हमारे पास 4 डेफिनेशन है, 4 नहीं है एक्चुअली, ज्यादा है ना। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास, 3-4 इसमें से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगी। एक है हमारे पास डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या है, डिपेंडेंट नाम से ही पता चल रहा है कि जिस पर्सन के साथ ऑफेंस कमिट हुआ है, जिस पर्सन के साथ अट्रॉसिटी हुई है, उसके जितने भी डिपेंडेंट है वो सब डिपेंडेंट में आ जाएंगे। डिपेंडेंट मीन्स स्पाउस, children, parents, brother and sister of the victim who are dependent wholly or mainly on such victim for his support and maintenance। ठीक है, जैसे कि ये हस्बैंड है, इसके साथ कोई अट्रॉसिटी कमिट हुई है, तो भी वाइफ इसकी, तो इसकी डिपेंडेंट थी। ठीक है, तो अब इसके साथ हुए है, तो ये क्या हो गया, हस्बैंड क्या है यहाँ पे विक्टिम, और वाइफ क्या है, डिपेंडेंट। ठीक है जी। नाउ इकोनॉमिक बॉयकॉट, बॉयकॉट का मतलब क्या होता है, बॉयकॉट में भी इसमें हमारे पास एक इकोनॉमिक बॉयकॉट है, एक सोशल बॉयकॉट है, दोनों ही हम पढ़ेंगे। बीसी में हमें इकोनॉमिक बॉयकॉट के बारे में बताया है। इकोनॉमिक बॉयकॉट मतलब कि रिफ्यूजल टू डील विद वर्क फोर्स। ठीक है, ये सोचना कि ये तो SC ST का इंसान है, SC ST की कम्युनिटी का बंदा है, तो मैं इसके साथ डील ही नहीं करूंगा, पहला। दूसरा कि उस पर्सन को हायर नहीं किया जा रहा, ना उसके साथ कोई बिजनेस किया जा रहा है, क्यों, बिकॉज ही इज द पर्सन ऑफ SC ST कम्युनिटी। तो सिर्फ इस वजह से उनके साथ अगर बिजनेस नहीं किया जा रहा, उनको हायर नहीं किया जा रहा, तो वो इस एक्ट में हमारे पास इकोनॉमिक बॉयकॉट की डेफिनेशन में आ जाएगा। देन वी हैव सेकेंडली to deny opportunities including access to services or contractual opportunities for rendering service for consideration। consideration के लिए जो भी सर्विसेज वगैरह होती हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉर्चुनिटीज होती है, सर्विसेज का एक्सेस होता है, वो डिनाई किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो SC ST कम्युनिटी का पर्सन। ठीक है जी। to refuse to do anything on the terms on which things would be commonly done in the ordinary course of business। ठीक है, नॉर्मली कोई पर्सन वो एक्ट करता है, लेकिन वो मना कर रहा है, क्यों मना कर रहा है, बिकॉज वो SC ST का पर्सन है और उसको इकोनॉमिकली बॉयकॉट किया जा रहा है। या फिर टू एब्सटेन फ्रॉम द प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशंस दैट वन वुड मेंटेन विद अदर पर्सन। ठीक है, और उस पर्सन के साथ प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन नहीं किए जा रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक बॉयकॉट में हमारा आ जाएगा। ठीक है जी। इसी के साथ सोशल बॉयकॉट कर लें या अलग से कर लें, साथ ही में देख लो, EB में हमारे पास सोशल बॉयकॉट आ रहा है। ठीक है, और BC में हमारे पास इकोनॉमिक बॉयकॉट आ रहा है। ठीक है जी, कैसे भी याद रखो, बट रखना पड़ेगा आपको। ठीक है जी। सोशल बॉयकॉट मींस अ रिफ्यूजल टू परमिट। देखो इकोनॉमिक में क्या आ गया कि जितनी भी इकोनॉमिक चीजें हैं उनके साथ इकोनॉमिक बॉयकॉट रिलेट हो जाएगा, और सोशली जो भी आ रहा है वो सोशली बॉयकॉट में आ जाएगा। ठीक है, तो सोशली बॉयकॉट मींस अ रिफ्यूजल टू परमिट अ पर्सन टू रेंडर टू अदर पर्सन और रिसीव फ्रॉम हिम एनी कस्टमरी सर्विस और abstain from social relations that one would maintain with other। वहां पर इकोनॉमिक रिलेशंस मेंटेन नहीं किए जा रहे थे, कॉन्ट्रैक्चुअल जो चीजें थी वो नहीं आ रही थी, यहाँ पर सोशल रिलेशनशिप्स जो है वो मेंटेन नहीं किए जा रहे, और उसको आइसोलेट किया जा रहा है दूसरे लोगों के साथ से। ठीक है जी, तो वो हमारा सोशल बॉयकॉट आ जाएगा।
देन एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि सेक्शन 14 जो है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट राइट क्या है? फॉरेस्ट राइट मतलब सेक्शन 3 में बताया गया है, कहाँ पे? शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ठीक है, इतना याद रख लेना। मैनुअल स्कैवेंजर व्हिच मींस दैट, ये कहाँ पे है हमारा? क्लॉज जी सबसेक्शन 1 ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, ठीक है जी। पब्लिक सर्वेंट आ गया हमारे पास। पब्लिक सर्वेंट कहाँ पे है? सेक्शन 20। अच्छा, यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक तो सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड में आएगा हमारा पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन, एज वेल एज any other person deemed to be public servant under any other law for time being in force, and includes any person acting in his official capacity under the central government or the state government as the case may be। तो तीन चीजें आ गई, एक तो आर्टिकल सॉरी एक तो सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी, ठीक है, दूसरा अगर किसी और लॉ में कहा है तो वो, और तीसरा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने की कैपेसिटी में जो भी वो एक्ट कर रहा है वो, ठीक है जी। देन वी हैव अ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब शैल हैव द सेम मीनिंग एज इज अंडर आर्टिकल 366 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, वहां पर 366 में दोनों ही पर्सन को, एससी एंड एसटी कम्युनिटी के जो भी लोग हैं उनको डिफाइन किया गया है। स्पेशल कोर्ट मींस कोर्ट ऑफ सेशन स्पेसिफाइड एज स्पेशल कोर्ट इन सेक्शन 14। तो कोर्ट ऑफ सेशन को ही स्पेशल कोड जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, कहाँ पे? अंडर सेक्शन 14। सेक्शन 14 खैर सिलेबस में नहीं है, लेकिन इतना आप याद रख देना, ठीक है जी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्पेसिफाइड एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडवोकेट रेफर्ड टू इन सेक्शन 15, ठीक है जी। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उसी को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ पे किया जाता है अंडर आर्टिकल 15 सॉरी सेक्शन 15। तो कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ सेशन ही हमारा स्पेशल कोर्ट होता है, ये हमें आर्टिकल 14 बता रहा है, ठीक है जी। और जो स्पेशल पीपी है, ठीक है, वही पीपी ही हमारा स्पेशल पीपी बनता है, ठीक है। कौन बता रहा है? आर्टिकल सेक्शन 15 बता रहा है, ठीक है जी। देन वी हैव इज विक्टिम। विक्टिम मींस एनी इंडिविजुअल हु फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स अंडर क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2, यानी कि, ठीक है जी, जो इसमें फॉल कर रहा है, इस डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, वो क्या है? विक्टिम है। एंड हु हैज सफर्ड और experienced physical, mental, psychological, emotional or monetary harm or harm to his property as a result of the commission of any offense under this act includes his relatives, legal guardian and legal heirs। ये हमने जब हमने बीएनएसएस का विक्टिम पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था कि जो विक्टिम है उसमें सिर्फ विक्टिम ही नहीं आता, बल्कि उसके रिलेटिव्स, उसके लीगल गार्डियंस, उसके लीगल हायर्स भी जो है वो विक्टिम के अंदर आएंगे, ठीक है। और डिपेंडेंट क्या हो गया? उसके सिस्टर, ब्रदर, वाइफ, पेरेंट्स, है ना, जो भी उसके डिपेंड हो रहे हैं उस पर, ठीक है जी। ये दोनों को याद रखना, मिक्स मत करना। हो गया था ना? यस। नाउ विटनेस क्लियर हो गया, विक्टिम क्या है। देन विटनेस, विटनेस मींस, विटनेस क्या होता है? गवाह, मतलब विटनेस मींस एनी पर्सन हु इज acquainted with the facts and circumstances or is in possession of any information or has knowledge necessary, ठीक है। कोई भी विटनेस कौन हो गया? जो जिसको भी पता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के बारे में, ठीक है, जिसके पास भी कोई भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है केस के बारे में, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल of any crime involving an offense under this act and who is or may be required to give information or make a statement, ठीक है। या फिर किसी बस को जिसको रिक्वायर किया जाएगा किसी भी स्टेटमेंट को देने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ सच केस इंक्लूड्स अ विक्टिम ऑफ सच ऑफेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट कि विटनेस में विक्टिम को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है जी। बाकी क्या होगा विटनेस में? जो भी जिसके पास भी किसी भी तरह की नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, या फिर कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई पर्सन कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो सब के आगे हमारे विटनेस आगे, एंड इट इंक्लूड्स द विक्टिम। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। देखिए, द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन द एक्ट एंड डिफाइंड इन द इंडियन पीनल कोड। अगर कोई भी ऐसे वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन हैं जो यहाँ पे डिफाइन नहीं किए, इस एक्ट में डिफाइन नहीं किए, लेकिन आईपीसी में, इंडियन एविडेंस एक्ट में, सीआरपीसी में, ठीक है, अगर डिफाइन किए हैं तो उनका सेम ही मीनिंग होगा, रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दोज enactments, ठीक है जी। एनी रेफरेंस in this act
to any enactment or any provision thereof shall in relation to an area, छोड़ दो उसको, कुछ नहीं पढ़ने वाली जरूरत, ठीक है जी. Now we have a chapter 2 offenses of atrocities, a very very important section 3, ठीक है जी. punishment for offenses atrocities. इससे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी तो उन्होंने क्या कहा था कि atrocities क्या होती है, कहाँ पे डिफाइन की गई है, सेक्शन 3 में डिफाइन की गई है, ठीक है जी. Now whoever not being a member of scheduled caste or scheduled tribe, तो ये जितनी भी atrocities हैं सिर्फ वही पर्सन कर सकता है जो खुद SC या ST कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता. अगर वो मेंबर है, अगर वो SC ST कम्युनिटी का मेंबर है, अगर वो SC ST में से मतलब उस कम्युनिटी में क्या कोई पर्सन है, तो वो ऑफेंस एट्रोसिटी का नहीं कर सकता. एट्रोसिटी सिर्फ वही पर्सन कर सकता है who is not himself a member of SC और ST community, ठीक है, पहली बात. दूसरा, कौन कौन हो गए, क्या क्या ऑफेंसेस हो गए, कोई भी ऐसा इनएडिबल या फिर ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस, ऑब्नॉक्शियस होता है जो खाने वाला नहीं होता, जो अनप्लेजेंट होता है, मतलब ऐसा पूरा कोई सब्सटेंस हो गया, इनटू द माउथ ऑफ अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, ठीक है, ऐसा कोई भी इनएडिबल या ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर में मुंह में डाल रहे हो या फिर फोर्स कर रहे हो उस पर्सन को उसको खाने के लिए, उसको पीने के लिए, सच इनएडिबल और ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस, ठीक है, या फिर डंप कर रहा है कोई पर्सन एक्सेप्ट सॉरी यस, अगर कोई पर्सन डंप कर रहा है एक्सक्रीटा, सीवेज, ठीक है, या फिर कर्कसेस और एनी अदर ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस इन प्रेमिसेस, ठीक है, ये सारे कर्कसेस का मतलब क्या होता है, जो डेड बॉडीज होती है ना, एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की, वो सारी जो आती है वो कर्कसेस में इंक्लूड होती है, ठीक है जी. तो कोई भी पर्सन ऐसी चीजें जो है या फिर कोई भी ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस जो है वो प्रेमिसेस में फेंक रहा है, डंप कर रहा है, या फिर एट द एंट्रेंस ऑफ द प्रेमिसेस ऑक्यूपाइड मेंबर ऑफ, या तो उसकी प्रेमिसेस में फेंक रहा है या एट द एंट्रेंस फेंक रहा है किसी भी ऐसी प्रेमिसेस में जो कि किसी शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब पर्सन के द्वारा ऑक्यूपाई की जा रही है, ठीक है. कोई भी ऐसा एक्ट कर रहा है इस इंटेंशन के साथ कर रहा है कि सामने वाले पर्सन को इंजरी कॉज की जाए, इंसल्ट कॉज की जाए, अनोयंस कॉज की जाए टू एनी मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, या फिर डंप कर रहा है एक्सक्रीटा, वेस्ट मैटर, या फिर carcasses of any or any other obnoxious substance in his neighborhood, ठीक है, यहाँ पे उसके घर में फेंक रहा है, यहाँ पर उसके नेबरहुड में फेंक रहा है, ठीक है जी. गार्लैंड्स विद फुटवेयर, ठीक है, मतलब कि वो जो फुटवेयर होती है उनकी माला वगैरह पहना के उसको परेड करवा रहा है नेक्ड या फिर सेमी नेक्ड पोजीशन में अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, मतलब पहले पहले ऐसे करते होते थे ना इंसल्ट वगैरह करने के लिए, तो वो चीजें हैं इसमें. forcibly commits on a member of scheduled caste और scheduled tribe any act, कोई भी एक्ट फोर्सिबली कमिट किया जा रहा है, उसपे कैसा एक्ट, रिमूविंग क्लोथ्स फ्रॉम द पर्सन, ठीक है, उस पर्सन के जबरदस्ती कपड़े उतराए जा रहे हैं, फोर्सिबली उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसके हेड को, मतलब वो जो क्या कहते हैं उसको मुंडन वगैरह किया जा रहा है, ठीक है, उसके माउथ स्टिचेस जो है वो रिमूव की जा रही है, फेस पेंट किया जा रहा है, या फिर कोई भी बॉडी पेंट की जा रही है, कोई भी ऐसा सिमिलर एक्ट किया जा रहा है विच इज डेरोगेटरी टू ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है. रॉन्गफुली ऑक्यूपाई किया जा रहा है, कल्टीवेट की जा रही है लैंड उसकी, ओन बाय और इन द पोजीशन, कोई भी उसकी लैंड है, ठीक है, SC ST का कोई मेंबर है, उसकी लैंड है, ठीक है, उस वो ओन करता है उसको, उसको जबरदस्ती आप रॉन्गफुली कल्टीवेट कर रहे हो, ठीक है, ओन, या फिर आप मतलब उसकी जबरदस्ती उसके साथ उसकी ओनरशिप के साथ कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो हो गया. और रॉन्गफुली डिस्पोजेस्ट कर रहे हो उस मेंबर को फ्रॉम हिज लैंड या उसके प्रेमिसेस में से, या इंटरफेयर कर रहे हो विद एंजॉयमेंट ऑफ हिज राइट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट राइट over any land or premises or water irrigation facilities or destroyed the crops or takes away the produce therefrom, तो मतलब जो भी उसकी लैंड है उसके साथ अगर आप कोई भी छेड़छाड़ कर रहे हो, उसकी डिस्ट्रॉय कर रहे हो, या उसका जो भी क्रॉप्स वगैरह है वो आप लेके जा रहे हो, या फिर कल्टीवेट कर रहे हो उसको गलत तरीके से, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से उसको रोका जा रहा है कि वो जो भी है अपनी लैंड की जो एंजॉयमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए, तो वो इसमें कवर हो जाएगा. रॉन्गफुली का क्या मतलब है, रॉन्गफुली मीन्स, एक्सप्लेनेशन देख लो. पहली बात तो उस पर्सन की विल के अगेंस्ट वो एक्ट किया जा रहा है, ठीक है, बिना उसकी कंसेंट की किया जा रहा है, उस पर्सन की कंसेंट के साथ किया जा रहा है, लेकिन उसका कंसेंट कैसे लिया गया है, by putting the person or any other person to whom the person is interested in fear of a death, तो मतलब या तो उस पर्सन को या फिर उस कोई भी ऐसा पर्सन जो उसमें मतलब जिसमें वो इंटरेस्टेड है, ठीक है, उनको किसमें डाल के, fear of death में डाल के, ठीक है जी.
ऐसे आपका कंसेंट ले रहे हो, रिकॉर्ड को फैब्रिकेट कर रहे हो उस लैंड के, ठीक है, या फिर कोई भी SC ST का जो मेंबर है उसको बिगाड़ करवा रहे हो, बिगाड़ मतलब फोर्स लेबर का एक फॉर्म होती है, ठीक है, या फिर कोई और फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड और बॉन्डेड लेबर अदर देन एनी कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो क्या इसमें इंक्लूड नहीं है, ये उसके एक्सेप्शन आगे कि अगर गवर्नमेंट ने कोई कंपल्सरी सर्विस करने को कही है तो फिर वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट पर्सन या और कोई पर्सन जो है वो बिगाड़ वगैरह करवा रहे हैं, फोर्स लेबर बॉन्डेड लेबर करवा रहा है शेड्यूल टाइप कम्युनिटी मेंबर से, तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। किसी भी मेंबर को कंपेल किया जा रहा है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के टू डिस्पोज और कैरी ह्यूमन और एनिमल कार्कासेस और टू ड्रिग ग्रेव्स, ठीक है, मतलब उसको कंपेल किया जा रहा है कि आप ये जो भी ह्यूमन बॉडीज हैं या फिर एनिमल बॉडीज है, डेड बॉडीज है, उसको डिस्पोज ऑफ करो या फिर उसको कैरी करो या फिर ग्रेव्स वगैरह डिग करो, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, फिर भी उसको करवाया जा रहा है, तो दैट इज will be included in the atrocities, ठीक है। Makes a member of schedule caste, schedule tribe to do a manual scavenging or employs or permits the employment of such member for such purposes। जबरदस्ती उससे scavenging करवाई जा रही है, वो भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। परफॉर्म्स और प्रमोट्स डेडिकेटिंग और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप वुमेन टू डाइटी, ठीक है, मतलब वो जो देवदासी वाले सिस्टम आता था, ठीक है, कि वो जो भी वुमेन्स हैं उसको डाइटीज को चढ़ाया जा रहा है, ठीक है, मतलब हाँ जैसे चढ़ा देते हैं ना, मुझे नहीं आता, जैसे देवदासी सिस्टम था, ठीक है, तो मतलब वो दान वगैरह कर देते हैं, वो सारी चीजें की जा रही है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप के लिए टेम्पल या फिर अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, या फिर कोई भी ऐसे सिमिलर प्रैक्टिसेस हैं वो इसमें नहीं, वो अट्रॉसिटीज में आएगा, ठीक है। फोर्स किया जा रहा है या इंटिमिडेट किया जा रहा है या प्रिवेंट किया जा रहा है मेंबर को SC ST एक्ट के, इसलिए कि वो वोट ना कर सके या फिर किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को ही वोट करे या फिर उस मैनर में वोट करे जो लॉ ने प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है जी, या फिर नॉमिनेशन वगैरह उसको एज ए कैंडिडेट आप फाइल नहीं करने दे रहे हो या फिर उसको फोर्स कर रहे हो कि वो विड्रॉ करे उस नॉमिनेशन को जो उसने ऑलरेडी फाइल कर दी है, ठीक है, या फिर नॉट टू प्रपोज और सेकंड द नॉमिनेशन, ठीक है, ना ही उसको प्रपोज करने दे रहे हो नॉमिनेशन वगैरह ऑफ अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एज ए कैंडिडेट इन एनी इलेक्शन, ठीक है जी। ये आ गया इसमें। देन आ गया फोर्सेस और इंटिमिडेट्स और ऑब्स्ट्रक्ट्स अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, किसी भी तरीके से फोर्स किया जा रहा है, इंटिमिडेट किया जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है ऐसे मेंबर को जो कि मेंबर है और चेयरपर्सन है या फिर होल्डर है किसी भी अदर ऑफिस का ऑफ पंचायत अंडर चैप्टर 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और म्युनिसिपैलिटी अंडर चैप्टर 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम परफॉर्मिंग देयर नॉर्मल ड्यूटीज एंड फंक्शंस। देखो पंचायत हो गई, म्युनिसिपैलिटी होगी, उनका एक्ट है, उनको परफॉर्म करने होते हैं, लेकिन ऐसे जो मेंबर्स हैं वो SC ST के एक्ट के मेंबर्स हैं, ठीक है, और उनको फोर्स किया जा रहा है, कंपेल किया जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, उनको उनकी ड्यूटी नहीं करने दी जा रही है, तो वो भी क्या आ जाएगा, एट्रोसिटीज में आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर द पोल, ठीक है, पोल होने के बाद हर्ट कॉज किया जा रहा है, ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जा रहा है, असॉल्ट कॉज किया जा रहा है, इंपोज किया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है to impose social or economic boycott upon a member of scheduled caste or scheduled tribe or prevent from availing benefits of any public service which is due to him। मतलब कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी पब्लिक सर्विसेज वगैरह के बेनिफिट्स होते हैं वो उनको लेने नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है जी, तो वो भी क्या आ जाएगा, इसमें ही आ जाएगा। कमिट्स एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, ठीक है, कोई भी ऑफेंस किया जा रहा है इस एक्ट के अंदर ऑफ against a member of scheduled caste, scheduled tribes for having voted or not having voted for a particular candidate or having voted in a manner provided by law, ठीक है जी। Then institutes for malicious vexatious suit, ठीक है ना, ऐसे सूट उनके अगेंस्ट इंस्टीट्यूट किए जा रहे हैं जो पता है कि फॉल्स हैं, मेलिशियस हैं, वेक्सेशियस हैं, या फिर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है जी। Giving any false or frivolous information to any public servant and thereby causes such public servant to use his lawful power to the injury or annoyance of a member of scheduled caste or scheduled tribe। किसी scheduled caste, किसी scheduled tribe के member को आप जानबूझ के परेशान करने के लिए फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो किसी पब्लिक सर्वेंट को कि वो अपनी पावर का लॉफुल एक्सरसाइज करके इसको जो भी मतलब इसके साथ अरेस्ट कर ले या वट एवर कर ले, क्यों कर रहे हो, इंजरी वगैरह के लिए कर रहे हो और आपको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, तो वो भी अट्रॉसिटीज में आ जाएगा, ठीक है। इंटेंशनली इंसल्ट किया जा रहा है, इंटिमिडेट किया जा रहा है, किस इंटेंशन के साथ, उसको ह्यूमिलेट करने के लिए ऐसे मेंबर को, ठीक है, किसी भी ऐसी प्लेस में जो विद इन पब्लिक व्यू है, ठीक है जी। अब्यूज कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो किसी भी ऐसे मेंबर के साथ बाय कास्ट नेम इन एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू, ठीक है जी। डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, डैमेज किया जा रहा है या डिफाइल किया जा रहा है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स के लिए बहुत ही ज्यादा सेक्रेड है या हाई एस्टीम का माना जाता है, ठीक है जी। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस clause, the
एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट मीन्स एंड इंक्लूड स्टैचू, फोटोग्राफ और पोर्ट्रेट, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे ऐसे SC ST एक्ट मतलब SC ST मान लो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके लिए मान लो कोई पर्टिकुलर स्टैचू है, आई विल नॉट टेक द नेम एक्सेट्रा, ठीक है, ये बहुत ही सीक्रेट वगैरह जो है वो माना जाता है। तो अगर कोई पर्सन इसको हार्म कर रहा है जानबूझ के, ठीक है, ताकि जो शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं या फिर शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो उनको मतलब परेशान वगैरह किया जाए, तो वो किसमें आ जाएगा, एट्रोसिटीज में आ जाएगा, ठीक है। बाय वर्ड्स आइदर रिटर्न स्पोकन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज promotes or attempts to promote feeling of enmity, hatred or ill will against members of the scheduled caste or scheduled tribes। तो कोई भी ऐसे वर्ड यूज किए जा रहे हैं, रिटर्न किए जा रहे हैं, स्पोकन बाय साइंस विजिबल रिप्रेजेंटेशन, फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे वर्ड प्रमोट कर रहे हैं या फिर अटेम्प्ट कर रहे हैं टू प्रमोट फीलिंग्स ऑफ एनमिटी, हेटेड, इल विल टुवर्ड्स द मेंबर्स ऑफ SC ST, तो वो भी एट्रोसिटीज में आ जाएगा, ठीक है। बाय वर्ड्स either written, spoken or by any other means disrespects any late person held in high esteem। कोई भी ऐसा पर्सन है जो भी नहीं है, ठीक है, दुनिया में नहीं है, उसकी डेथ वगैरह हो चुकी है, लेकिन जानबूझ के आप उस पर्सन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, क्यों, क्योंकि वो पर्सन जो है वो SC ST के लोगों में बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल हाई एस्टीम माना जाता है, ठीक है जी। इंटेंशनली टचेस अ वुमन बिलोंगिंग टू अ शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट पर्सन knowing that she belongs to a scheduled caste or when such act of touching is of sexual nature and is without the recipient consent, मतलब कि बेसिकली उसको सेक्सुअल वगैरह जो किया जा रहा है, उसको टच किया जा रहा है, ये जानते बूझते दैट शी इज SC ST वुमेन, तो फिर वो इसमें आ जाएगा, ठीक है जी। uses words acts gestures of sexual nature towards women belonging to, मतलब कि उसी जो SC ST की वुमेन है उसके साथ कोई ऐसा नेक्स्ट सेक्सुअल नेचर का कोई एक्ट वगैरह किया जा रहा है, तो वो इसमें आ जा रहा है, ठीक है जी। कंसेंट वही होगा जो हमें ऊपर पढ़ा था कि अनइक्विवोकल वॉलेंटरी अग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे बाय वर्ड्स हो, जेस्चर हो, जैसे भी हो, ठीक है जी। Provided that women belonging to scheduled caste or scheduled tribe who does not offer physical resistance to any act of sexual nature is not by reason of मतलब just because she is not resisting physically doesn't mean that she is consenting to that particular activity, ठीक है जी। Provided further that women's sexual history including with the offender shall not imply consent or mitigate the offense, just because कि women की sexual history this and this है, सिर्फ इस वजह से, भले ही वो offender के साथ ही क्यों नहीं है, सिर्फ इस वजह से वो consent को या फिर mitigate नहीं कर देगी offense को, ठीक है जी। Corrupt or fouls the water of any spring, किसी भी जगह का पानी आप गंदा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बिकॉज दैट इज ऑर्डिनरली यूज्ड बाय द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मेंबर्स, ठीक है जी। denies a member of SC ST any customary right or passage to a place of public resort, कोई भी ऐसी जगह है जिसमें पब्लिक जो है नॉर्मल पब्लिक जो है वो जा सकती है, लेकिन आप मेंबर किसी के SC ST के जो मेंबर है उनको डिनाई किया जा रहा है फॉर दैट पैसेज as to prevent him from using or having access to a place of public resort or to which other members of public or any other section paragraph have right to or use or access to, ठीक है। Forces or causes a member of scheduled caste or scheduled tribe to leave his house, village or the place, आप जानबूझ के उसको तंग कर रहे हो कि वो अपनी जगह छोड़ के अपना घर छोड़ के वहां से चला जाए, ठीक है। Provided that nothing contained in this clause shall apply to any action taken in discharge of public duty, अगर public duty में कोई एक्ट किया गया है तो फिर वो इसमें कवर नहीं होगा, that is so common sense, right? Obstructs or prevents a member of scheduled caste or scheduled tribe in any member with regard to using, obstruct किया जा रहा है, प्रिवेंट किया जा रहा है किसके लिए, कॉमन प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, कि किसी एरिया की, किसी बिरल की, किसी टर्मिनेशन ग्राउंड की, इक्वली विद अदर्स यूजिंग एनी रिवर, स्ट्रीम, स्प्रिंग, वेल, टैंक, सिस्टर्न, वाटर टैप और अदर watering place और any bathing घाट और any public conveyance, any road और पैसेज, मतलब ऐसी कोई भी जगह कॉमन प्रॉपर्टी जो उसको यूज नहीं करने दी जा रही है। Mounting or riding bicycles or motorcycles or wearing footwear on new clothes in public places or taking out wedding procession or mounting a horse or any other vehicle during wedding processions, entering any place of worship which is open to the public or other persons professing the same religion or taking part in or taking out any religious, social or cultural processions including यात्रा, ठीक है जी। मतलब कि बेसिकली मंदिर है, ये कोई मस्जिद है, जो भी मतलब है, ठीक है, तो उसमें किसी SC ST के पर्सन को आप नहीं आने दे रहे हो, नॉर्मली ये नॉर्मली लोगों के लिए है, तो फिर SC ST के लिए भी है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हो कि आप इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के हो तो आप इसमें नहीं आओगे, एंटर नहीं होगे, ठीक है जी। एंटरिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई हॉस्पिटल है, कोई डिस्पेंसरी है, कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कोई दुकान है, कोई प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट है, कोई सिनेमाज वगैरह जैसे होते हैं, ठीक है, तो कोई भी ऐसी पब्लिक प्लेस है, कोई बर्तन वगैरह है जो नॉर्मल
लोग जो है वो यूज कर रहे हैं, कोई आर्टिकल्स हैं जो नॉर्मल यूज कर रहे हैं लोग, ठीक है, जो पब्लिक यूज के लिए ही है, तो आप उसमें भी मना नहीं कर सकते, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते, ठीक है जी। प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन जो है एससी एसटी के लोग जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कैरिंग और कोई भी ऑक्यूपेशन कैरी कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस, कोई भी एम्प्लॉयमेंट, कोई भी जॉब जो है वो कैरी ऑन कर सकते हैं, जो बाकी लोग करते हैं उनको रोका नहीं जा सकता, ठीक है जी। कॉजेज फिजिकल हार्म, अगर कोई भी पर्सन फिजिकल हार्म कॉज कर रहा है, मेंटल एगोनी कॉज कर रहा है किसी भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर को ऑन द एलिगेशन ऑफ प्रैक्टिसिंग विचक्राफ्ट और बीइंग अ विच, ठीक है जी। मतलब वो जो काला जादू वगैरह होता है कि ये कोई मतलब ऐसे बोल देते हैं ना कि ये ऐसी है वैसी है, मूवीज में भी आपने देखा होगा, तो वो इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। इम्पोजेस और थ्रेटन्स अ सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट टू एनी पर्सन और फैमिली और ग्रुप ऑफ बिलोंगिंग टू, मतलब आप किसी भी एससी एसटी के पर्सन को या उसकी फैमिली को सोशली या फिर फिजिकली सॉरी इकोनॉमिकली आप बॉयकॉट नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो पनिशमेंट कितनी है, 6 महीने से लेके विच मेक्स 10 to 5 years एंड विद फाइन, ठीक है जी। किया गया हमारा। देन नेक्स्ट, whoever not being a member of scheduled caste or scheduled tribe, कोई भी ऐसा पर्सन है जो scheduled caste या scheduled tribe का मेंबर नहीं है, वो दे रहा है या फिर फैब्रिकेट कर रहा है फॉल्स एविडेंस, किस लिए, इस इंटेंशन से कि जो भी पर्सन है, मतलब इंटेंशन है या नॉलेज है क्या कि जो भी पर्सन है जिसके अगेंस्ट भी वो फॉल्स एविडेंस दे रहा है या फिर फैब्रिकेट कर रहा है, उसको कोई ऐसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर लिया जाएगा जिसकी पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट है। कैपिटल पनिशमेंट मतलब कि डेथ इम्प्रिजनमेंट है, जिसकी पनिशमेंट फॉर द टाइम बिगिन फोर्स शेल बी पनिश्ड विद, और अगर कोई ऐसी ऑफेंसेस के लिए फैब्रिकेट किए जा रहे हैं एविडेंस, तो उस पर्सन को कितनी पनिशमेंट मिलेगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी एंड फाइन, ठीक है जी। और अगर वो कोई इनोसेंट मेंबर था और उसको कन्विक्ट भी कर दिया गया, एग्जीक्यूट भी कर लिया गया इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच फॉल्स और फैब्रिकेटेड एविडेंस, द पर्सन हु गिव्स और गिव्स फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस शैल बी पनिश्ड विद डेथ। इसको ध्यान से देख लो, अगर नहीं समझ आया तो देखो ये क्या कह रहा है एक्ट हमारा, ये सेक्शन कहाँ गया, वेट वेट, सी, ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो एस सी एस टी का कम्युनिटी का पर्सन है, ठीक है, उस उसके अगेंस्ट कोई भी पर्सन हु इज नॉट फ्रॉम दिस कम्युनिटी कोई भी फॉल्स एविडेंस दे रहा है, ठीक है, या तो दे रहा है या फिर फैब्रिकेट कर रहा है, मतलब कि फैब्रिकेशन कर रहा है उन एविडेंस की, और किसी ऑफेंस के लिए दे रहा है, कैसे ऑफेंस के लिए दे रहा है, जिसकी पनिशमेंट क्या है, डेथ पनिशमेंट, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट है। और अगर उस, तो फिर उस पर्सन को कितनी पनिशमेंट हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ, कोई भी ऐसा पर्सन है हु इज फ्रॉम एस सी एस टी कम्युनिटी, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई दूसरा पर्सन हु इज नॉट फ्रॉम एस सी एस टी कम्युनिटी फॉल्स एविडेंस दे रहा है या फिर फैब्रिकेट कर रहा है ऐसे एविडेंस को, किसके लिए, किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जिसकी पनिशमेंट क्या है, डेथ, ठीक है, तो फिर उस पर्सन को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन की पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। और अगर ये फॉल्स एविडेंस की वजह से जो कोई पर्सन था वो इनोसेंट पर्सन था, उसको कन्विक्ट भी कर लिया गया, एग्जीक्यूट भी कर लिया गया, तो जिस पर्सन ने फॉल्स एविडेंस दिए थे उसको डेथ पनिशमेंट तक दी जा सकती है, ठीक है। जैसे कि देखो, मर्डर, मर्डर जो है उसकी पनिशमेंट क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है प्लस डेथ, डेथ है, ठीक है। अब यहाँ पर डेथ की पनिशमेंट है इसमें मर्डर में, ठीक है जी। अब मान लो ए जो है वो बिलोंग करता है एस सी एस टी कम्युनिटी से, और जो बी है ही इज नॉट फ्रॉम एस सी एस टी कम्युनिटी, ठीक है जी। अब यहाँ पर बी जानबूझ के फॉल्स एविडेंस दे रहा है, फॉल्स एविडेंस दे रहा है, उसको पता है कि ये जो ए है इसने मर्डर नहीं किया, फिर भी वो जानबूझ के बी जो है वो फॉल्स एविडेंस दे रहा है ताकि ए जो है इस ऑफेंस के लिए उसको कन्विक्ट कर लिया जाए, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ फॉल्स एविडेंस देने की पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लेकिन अगर इसकी ये जो उसने रॉन्ग एविडेंस दिया है, ठीक है, ये जो फॉल्स एविडेंस उसने दिया है इसके चलते जो ए है अगर उसको कन्विक्ट कर लिया जाए और उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया जाए, तो ए की तो डेथ हो गई ना, क्यों हुई, क्योंकि बी ने रॉन्ग एविडेंस दिया था, बी ने फॉल्स एविडेंस दिया था, तो उसके चलते जो बी है उसको डेथ डेथ की जो पनिशमेंट है वो भी मिल सकती है। ये हमें हमारा सेक्शन सब सेक्शन को कह रहा है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। नाउ मूविंग बैक,
ये इतना क्लियर हो गया. Now gives or fabricates false evidence intending thereby to cause or knowing, ठीक है, intending or knowing it to be likely that he will thereby cause any member of scheduled caste, scheduled tribe to be convicted of an offense which is not capital. ठीक है, अब यहाँ पर डेथ की पनिशमेंट नहीं है, बट पनिशेबल विद imprisonment for a term of 7 years. ठीक है, 7 साल तक की पनिशमेंट है किसी ऑफेंस में, या फिर उससे ऊपर की है. और ये इसके बाद भी किसी ऐसे पर्सन है हु इज नॉट फ्रॉम दिस कम्युनिटी, उसने कोई फॉल्स एविडेंस दे दिया है और उसके चलते उस पर्सन को कन्विक्शन वगैरह हो गई है, तो फिर उस केस में पनिशमेंट कितनी है, which shall not be less than 6 months but which may extend to 7 years. तो 6 महीने से लेके 7 साल तक की पनिशमेंट है फिर उस पर्सन की जिसने फॉल्स एविडेंस दिया है, सिर्फ एविडेंस देने की. ठीक है, अगर कोई मिसचीफ करता है बाय फायर ऑन एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस इंटेंटिंग टू और नोइंग, ठीक है, इस इंटेंशन के साथ या फिर ये जानते हुए भी, he will thereby cause damage to any property जो किसी ऐसे मेंबर की है who is from scheduled caste or scheduled tribe, तो उस केस में पनिशमेंट कितनी है, which shall not be less than 6 months. ठीक है, 6 महीने से लेके 7 साल तक की पनिशमेंट है एंड फाइन दिया जाएगा साथ में. ठीक है, commits mischief by fire, ठीक है, or any explosive substance intending to cause or knowing it to be that likely he will thereby cause destruction of any building which is ordinarily used as a place of worship. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, SC ST के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं या फिर वहां पे रहते हैं या फिर एज अ प्लेस फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसको मतलब प्रॉपर्टी वगैरह उसमें रखते हैं बाय मेंबर ऑफ सच, देन इम्प्रिजनमेंट कितनी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है एंड फाइन भी आ जाएगा. ठीक है जी. ठीक है, यहाँ पर दैट प्रॉपर्टी इज बिलोंगिंग टू एनी मेंबर, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको वर्शिप के लिए, ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए या फिर प्रॉपर्टी वगैरह की कस्टडी के लिए रखा जा रहा है. ठीक है, देन कमिट्स एनी ऑफेंस अंडर द IPC punishable with imprisonment for a term of 10 years or more against a person or property knowing that such person is a member of scheduled caste or scheduled tribe or such property belongs to such member shall be punished with imprisonment for life. मतलब कि कोई भी ऐसा ऑफेंस किया जा रहा है जिसकी पनिशमेंट 10 साल या 10 साल से ज्यादा है किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जो कि क्या है, शेड्यूल कास्ट का मेंबर है, शेड्यूल ट्राइब का मेंबर है, तो फिर पनिशमेंट जो है वो बढ़ के क्या हो जाएगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी और फाइन भी हो जाएगी. ठीक है, कोई भी ऐसा ऑफेंस किया जा रहा है जो कि स्पेसिफाई किया गया है इन द शेड्यूल अगेंस्ट अ पर्सन और प्रॉपर्टी नोइंग दैट सच पर्सन इज अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सच प्रॉपर्टी बिलोंग टू सच मेंबर. ठीक है, तो कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह का लेके है तो फिर उसमें कितनी पनिशमेंट है जो भी IPC में दी है वो, और फाइन भी. ठीक है, knowingly or having reason to believe that an offense has been committed under this chapter causes any evidence of the commission of that offense to disappear. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, फैब्रिकेट किया जा रहा है एविडेंसेस वगैरह को, उसको मिटाया वगैरह जा रहा है विद द इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग द ऑफेंडर फ्रॉम लीगल पनिशमेंट, और विद दैट intention gives an information which he knows or is to be false shall be punished with imprisonment for that offense. ठीक है जी, तो मतलब कि फिर ये मान लिया जाएगा ना जो वो बेट कर रहा है तो वही पनिशमेंट मिलेगी जो उस ऑफेंस की पनिशमेंट है. ठीक है जी, अगर कोई पर्सन पब्लिक सर्वेंट है वो कोई ऐसा ऑफेंस कर रहा है तो फिर उसकी पनिशमेंट जो है वो बढ़ जाएगी, 1 साल से लेके कितनी हो जाएगी, which may extend to the punishment provided for that offense. ठीक है, जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 1 साल हो जाएगी. देखो करवाने को तो मैं फास्ट फास्ट भी करवा दूं लेकिन है ये बहुत लंबी सेक्शन. ठीक है, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी करवा दी है बिकॉज 9 ही सेक्शन है तो उसमें मैं क्या ही सुनाऊं आपको. ठीक है, लेकिन अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूंगी तो इंपॉर्टेंट एक तो ये पब्लिक सर्वेंट की मिनिमम पनिशमेंट देख लेना आप. ठीक है, एक ये अबेटमेंट वाली पनिशमेंट देख लेना, एक इसमें सेक्शन नंबर जरूर याद रखना. ठीक है, बाकी सब क्लॉजेस वगैरह याद रखने की जरूरत मुझे नहीं लगता इतनी है बिकॉज सब क्लॉजेस बहुत ज्यादा है तो इसमें से ऐसे क्लॉज में से क्वेश्चन नहीं पूछने की ये किस क्लॉज में था किस क्लॉज में था, लेकिन क्या क्या इंक्लूड है वो पूछ सकते हैं. अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इस सेक्शन में से पूछे जा सकते हैं. ठीक है, या फिर असर्शन और रीजन के जो क्वेश्चन होते हैं वो इस सेक्शन में से बन सकते हैं, तो अगर वैसे आए तो वैसे वो पूछ लेंगे, वैसे एग्जैक्ट ऐसे क्लॉज व्लॉज पे नहीं पूछेंगे, इतना नहीं जाएंगे. लेकिन सेक्शन नंबर बिल्कुल मत भूलना, वो तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. और मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेक्शन नंबर क्वेश्चन अगर आया तो फिर ये सेक्शन मतलब जरूर पूछेंगे, वो तो 90% मुझे ये लग रहा है, तो आप ये सेक्शन नंबर जरूर याद रखना. ठीक है जी, देन मूविंग टू पनिशमेंट फॉर निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज. ड्यूटीज कौन निग्लेक्ट करेगा, पब्लिक सर्वेंट निग्लेक्ट करेगा. ठीक है, और ड्यूटीज है क्या, पहले ड्यूटीज क्या है ये देख लेते हैं उसके बाद निग्लेक्ट का देख लेंगे. ठीक है, ड्यूटीज क्या है पब्लिक सर्वेंट की, रेफर टू इन सबसेक्शन 1 shall include to read out and informant the information given orally and to reduce to writing by the officer in charge of the police station before taking the signature of the informant. कल ही हमने जब FIR पढ़ी थी तो हमने क्या देखा था, FIR पढ़ी थी तो क्या कहा था कि जो पब्लिक सर्वेंट होता है वो FIR लिखता है. ठीक है, उसके बाद वो सुनाता है सामने वाले पर्सन को कि ये चीज मैंने लिखी है, और सुनाने के बाद जो है उसकी सिग्नेचर वगैरह
लेते लेता है, ठीक है जी। अभी यहाँ पर अगर ऊपर वाले ऑफेंसेस हुए हैं तो ये ऑफेंसेस क्या है, एफआईआर होगी इनकी, ठीक है जी। तो पब्लिक सर्वेंट की क्या ड्यूटी है कि वो एफआईआर लिखेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन उसको मिली है उसको राइटिंग में रिड्यूस करेगा और फिर सिग्नेचर वगैरह जो है उसकी लेगा और उसको रीड आउट करके बताएगा कि ये मैंने इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी लिखी है, ठीक है। तो पहली ड्यूटी क्या है, टू रीड आउट एंड इन्फॉर्मेट द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो है जो भी उसने लिखी है वो इन्फॉर्मेंट को पढ़ के सुनाएगा, ठीक है, राइटिंग में रिड्यूस करेगा और सिग्नेचर वगैरह लेने से पहले तो जो भी है उसके ले लेगा, ठीक है। कंप्लेंट रजिस्टर करना, एफआईआर रजिस्टर करना जो है या फिर जो भी रेलेवेंट प्रोविजंस है उसमें देख के जो भी है उसको एप्रोप्रिएट सेक्शंस के अकॉर्डिंगली कंप्लेंट वगैरह एफआईआर वगैरह रजिस्टर करना, ये पब्लिक सर्वेंट का ड्यूटी है। कॉपी फर्निश करना ऑफ द इंफॉर्मेशन सो रिकॉर्डेड फॉरवर्ड टू इंफॉर्मेंट, ठीक है। एफआईआर की कॉपी मिलती है इंफॉर्मेंट को, वो देना भी उसकी ड्यूटी है। स्टेटमेंट अगर कोई विक्टिम की है, विटनेसेस की है, उसको रिकॉर्ड करना ड्यूटी है उसकी। इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करना, ठीक है। चार्जशीट फाइल करना, चार्जशीट फाइल करना स्पेशल कोर्ट में या फिर एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज एंड टू एक्सप्लेन द डिले इफ एनी इन राइटिंग। तो ये टाइम पीरियड याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, 60 दिन वाला, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन करना 60 दिन में और 60 दिन में चार्जशीट फाइल करना, कहाँ पे, स्पेशल कोर्ट में, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में, ये भी उसकी ड्यूटी है, ठीक है। सही सही प्रिपेयर करना, फ्रेम करना, ट्रांसलेट करना कोई भी डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है। और कोई भी ऐसी ड्यूटी अगर और कोई इस एक्ट में या फिर रूल्स में है तो उसको भी परफॉर्म करना ड्यूटी है, ठीक है। और निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज, ये हो गया कि ड्यूटीज पढ़ ली हमने कौन कौन सी है। नाउ यहाँ पे इसमें फर्स्ट सबसेक्शन में तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी पर्सन whoever being a public servant, तो पब्लिक सर्वेंट होते हुए भी बट नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, पब्लिक सर्वेंट है लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का मेंबर नहीं है, जानबूझ के निग्लेक्ट करता है अपनी ड्यूटीज को which is required to be performed by him under this act and the rules made thereunder shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 1 year। तो 6 महीने से लेके 1 साल तक की पनिशमेंट है, क्यों, क्योंकि ही इज निग्लेक्टिंग द ड्यूटीज, ठीक है ना, निग्लेक्ट कर रहा है। अब ऊपर यहाँ पे ऑफेंसेस तो हमने दे दिए लेकिन अगर ड्यूटी से निग्लेक्ट करेंगे पब्लिक सर्वेंट्स, वो ही एफआईआर नहीं लिखेंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे प्रॉपर, तो फिर फायदा क्या, ठीक है। तो इसलिए ये सेक्शन जो है इसमें डाली है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट जानबूझकर, जानते बूझते जानबूझकर जो है अपनी ड्यूटीज को निग्लेक्ट कर रहा है, अपने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस केस में उस पर्सन को पनिशमेंट दे सकती है 6 महीने से लेके 1 साल तक की। बट यहाँ पे इसके साथ ही इसकी ये प्रोवाइजो पढ़ो कि ये जो चार्जेस हैं जो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, ये जो चार्जेस हम डालेंगे वो बुक होने चाहिए ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी, ठीक है जी। पहले इंक्वायरी होगी प्रॉपर, उसके बाद ही उसके अगेंस्ट जो चार्जेस हैं वो बुक किए जाएंगे, ठीक है जी। नाउ कॉग्निजेंस, द कॉग्निजेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी jurisdictional dereliction of duty referred to in subsection 2 by a public servant shall be taken by the special court or exclusive special court and shall give direction for penal proceedings against such public servant। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है, होता पता क्या है कि जब भी किसी पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, निग्लेक्ट की, तो उसको बुक करने के लिए सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है इंक्वायरी वो होती है, ठीक है। और अगर उसमें इस पर्सन को बुक कर लिया गया है कि हाँ इसने सच में निग्लेक्ट किया था, इसने अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म नहीं की थी, ठीक है, तो उसका जो कॉग्निजेंस है, तो जिसको कॉग्निजेंस है वो कौन लेगा, स्पेशल कोर्ट लेगा या फिर एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट लेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये सेक्शन क्या कह रहा है, दैट कॉग्निजेंस, दोबारा से पढ़ो, तो cognizance in respect of any dereliction of duty referred to in subsection 2 by a public servant, dereliction क्या होता है कि बंदे निग्लेक्ट कर रहा है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहा है अच्छे से, ठीक है, तो वो किसके द्वारा लिया जाएगा, स्पेशल कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा या फिर एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा। एंड शेल गिव डायरेक्शन फॉर पीनल प्रोसीडिंग्स, और वही डायरेक्शन देंगे कि इनके अगेंस्ट पीनल प्रोसीडिंग वगैरह जो भी है चलाई जाए, ठीक है जी। नाउ एनहेंस्ड पनिशमेंट सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, ये बेसिकली हैबिचुअल ऑफेंडर्स की बात कर रहा है। हैबिचुअल में नहीं, मतलब कि फर्स्ट कन्विक्शन में पनिशमेंट कम होगी लेकिन सेकंड कन्विक्शन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, ठीक है जी। तो whoever having already been convicted on of an offense under this chapter, किसी पर्सन को पहले ही इस चैप्टर के अगेंस्ट ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है और उसने दोबारा से कोई सेकंड ऑफेंस कर दिया है, सेम ऑफेंस की जरूरत नहीं है, इस एक्ट में से बस ऑफेंस होना चाहिए, और फिर से उसने कोई सेम ऑफेंस सेकंड ऑफेंस कर दिया है subsequent to the
सेकंड ऑफेंस shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year, ठीक है, 1 साल से लेके बट इसमें एक्सटेंड टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, कि 1 साल से लेके जो पनिशमेंट उस ऑफेंस की दी है वो करी जाएगी, मतलब कि मिनिमम पनिशमेंट जो 6 महीने से बढ़ा के इन्होंने 1 साल कर दी है, ठीक है जी। नाउ सिक्स्थ सेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पिनल कोड, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये जो चैप्टर्स हैं ये 7 वैसे के वैसे जो है हमारे इस पे लगेंगे। चैप्टर 3 पनिशमेंट का है, चैप्टर 4 एक्सेप्शंस का है, चैप्टर 5 अबेटमेंट का है, चैप्टर 5 ए कॉन्स्पिरेसी का है। सेक्शन 149 एंड सेक्शन 23 of IPC shall so far as may be apply for the purposes of act as they apply for the purpose of the Indian Penal Code, ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स हैं ये एज जो है वो अप्लाई हो जाएंगे, ये हमारा सेक्शन कह रहा है। फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पर्सन, फोर फीचर क्या होता है, जब्त करना, सीज करना प्रॉपर्टी को, राइट। तो जहां पर भी किसी पर्सन को कन्विक्ट किया जा रहा है किसी भी ऐसे ऑफेंस के लिए जो इस चैप्टर में पनिशेबल है, स्पेशल कोर्ट इन एडिशन टू अवॉइडिंग एनी पनिशमेंट, तो पनिशमेंट तो है ही है, उसके साथ बाय राइटिंग डिक्लेयर कर सकती है कि इसकी कोई भी जो प्रॉपर्टी है, चाहे मूवेबल है चाहे इमूवेबल है चाहे दोनों ही है, जो भी उस पर्सन को बिलोंग करती है और उसने यूज की है फॉर द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, उनको फोरफिट कर लिया जाए, ठीक है। ये कब होगा, जब कन्विक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो जब कन्विक्शन हो गई है तो पनिशमेंट के साथ साथ उसकी जो भी प्रॉपर्टी है जो भी उसने यूज की है उसको भी क्या कर लिया जाएगा, फोरफिट कर लिया जाएगा, ठीक है जी। नाउ वेयर एनी पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर इट शैल बी ओपन टू द स्पेशल कोर्ट ट्राइंग हिम टू पास एन ऑर्डर दैट ऑल और एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज मूवेबल, इमूवेबल और बोथ बिलोंगिंग टू हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच ट्रायल, वहां पे ऊपर कन्विक्शन की बात की जा रही थी, यहाँ पे ट्रायल जब चल रहा है तब की बात की गई है कि ड्यूरिंग ट्रायल वो अटैच हो जाएंगे, और जहां पर वो ट्रायल में कन्विक्शन हो जाती है प्रॉपर्टी जो अटैच की गई है उसको फोरफिट कर लिया जाएगा टू द एक्सटेंट इफ इट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पसेस, अगर कोई भी फाइन वगैरह रियलाइज करना है तो उस एक्सटेंट तक उस प्रॉपर्टी जो भी अटैच की है उसको क्या कर लिया जाएगा, फोरफिट कर लिया जाएगा, ठीक है जी। सेक्शन 8 प्रिजम्पशंस की बात करता है, 3 प्रिजम्पशंस यहाँ पे उन्होंने दी है कि इन प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर इट इज प्रूव्ड दैट द एक्यूज्ड रेंडर्ड एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस, कि जो एक्यूज्ड है उसने किसी भी पर्सन को कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है, सॉरी ली है किसी भी पर्सन से, तो जिस पर्सन ने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है यही मान के चला जाएगा कि उस पर्सन ने क्या किया है, अबेट किया है ऑफेंस, ठीक है जी। यहाँ पे ऑफेंस किसने कमिट किया है, ए ने कमिट किया है, लेकिन उसने फाइनेंशियल असिस्टेंस किससे ली है, बी से ली है, तो ए तो एक्यूज हो ही गया क्योंकि इसने तो ऑफेंस कमिट कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बी को हम क्या मानेंगे, दैट ही इज द अबेटर, अबेटर क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या दी है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है, तो जो पर्सन फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है यानी कि एक्यूज जिस पर्सन से फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहा है, हम ये मान के चलेंगे अंटिल द कंट्री इज प्रूव्ड दैट सच पर्सन हैड अबेटेड द ऑफेंस, ठीक है जी। नाउ अ ग्रुप ऑफ पर्संस कमिटेड एन ऑफेंस, अगर ग्रुप ऑफ पर्सन जो है मतलब ग्रुप पूरा मिलके अगर कोई ऑफेंस कर रहा है इस चैप्टर में और ये चीज प्रूव हो जाती है कि वो जो ऑफेंस था वो किसी एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट की वजह से हुआ है, चाहे वो लैंड का डिस्प्यूट है या फिर कोई और मैटर का डिस्प्यूट है, तो यही मान के चला जाएगा कि ये जो ऑफेंस है वो फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में हुआ है और प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब कि कोई कॉमन इंटेंशन कोई कॉमन ऑब्जेक्ट वहां पर था, ठीक है जी। और अगर एक्यूज्ड को किसी भी तरीके से पर्सनल नॉलेज है विक्टिम की, उसकी फैमिली की, तो कोर्ट यही मान के चलेगा कि एक्यूज्ड को पता था कि वो उसकी कास्ट क्या है, उसकी ट्राइबल आइडेंटिटी क्या है, अनलेस द कंट्री इज प्रूव्ड, ठीक है। तो 3 इसमें हमारे पास प्रिजम्पशंस आती हैं, ठीक है, 3 प्रिजम्पशंस आती हैं। पहली प्रिजम्पशन क्या है, पहली प्रिजम्पशन क्या है कि अगर एक्यूज्ड किसी से भी फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहा है ऑफेंस को कमिट करने के लिए, अगर एक्यूज्ड किसी भी पर्सन से फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहा है तो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस रेंडर कर रहा है उस पर्सन को हम क्या मानेंगे, दैट उस ही पर्सन ने अबेट किया था ऑफेंस, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर कोई भी ऑफेंस ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा किया गया है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन ने मिलकर कोई ऑफेंस किया है और वो जो ऑफेंस था वो किसी एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट की वजह से किया गया है, अब वो डिस्प्यूट कोई लैंड डिस्प्यूट है या किसी और मैटर का डिस्प्यूट है, मैटर नहीं करता, लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट के चलते किया गया है तो हम यही मान के चलेंगे कि फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन की वजह से वो जो एक्ट था वो ऑफेंस था वो किया गया था, या फिर किसी कॉमन ऑब्जेक्ट को अटेन करने के लिए वो ऑफेंस जो था वो किया गया था,
तीसरा कहते हैं कि अगर किसी भी पर्सन को पर्सनल नॉलेज है, ठीक है, वो विक्टिम को या उसकी फैमिली को पर्सनली जानता है, तो यही कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगी कि उस पर्सन को, उस पर्सन की जो कास्ट है, उसकी ट्राइबल आइडेंटिटी है कि वो एससी एसटी से बिलोंग करता है, ये चीज पता थी। ठीक है जी, ये आ गया। नाउ लास्ट सेक्शन है हमारी सेक्शन 9 और हमारा ये एक्ट भी फाइंड अप हो जाएगा। ठीक है जी, कन्फर्मेंट ऑफ पास। पास कन्फर्म करने की बात की जा रही है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड, ठीक है, कोड में जो कुछ भी लिखा है या फिर किसी भी और प्रोविजन में, एक्ट में जो कुछ भी लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे, अगर उसको लगे दैट इट इज नेसेसरी और एक्सपीडिएंट टू डू फॉर द प्रिवेंशन ऑफ और कोपिंग विद एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, ठीक है, इस एक्ट के अंदर कोई भी ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए या फिर कोप अप करने के लिए या फिर किसी भी केस में, किसी क्लास और ग्रुप ऑफ केसेस अंडर दिस एक्ट के लिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी भी पार्ट में किसी भी बाय नोटिफिकेशन क्या करेगी, पहले तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देगी और किसी भी पर्सन को, ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो किसी भी पर्सन के ऊपर, किसी भी ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो भी पुलिस ऑफिसर की पावर है वो कन्फर कर दी जा सकती है। ठीक है जी, फॉर सच केस और क्लास और ग्रुप ऑफ केसेस एंड इन पर्टिकुलर द पावर ऑफ अरेस्ट, और कौन कौन सी पावर आ जाएंगी उसके पास, अरेस्ट की पावर आ जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की पावर आ जाएगी, प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्सन की पावर आ जाएगी बिफोर एनी स्पेशल कोर्ट। और जितने भी ऑफिसर ऑफ पुलिस होंगे या फिर जितने भी अदर ऑफिसर्स होंगे गवर्नमेंट के, वो असिस्ट करेंगे उस ऑफिसर को, ठीक है, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल स्कीम और ऑर्डर मेड देयर अंडर प्रोविजंस ऑफ द कोड शैल सो फार एज मे बी अप्लाइड टू द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स बाय एन ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 1। ठीक है जी, तो थोड़ा सा बता देती हूँ क्या कह रहा है ये सेक्शन, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि किसी भी केस के लिए या फिर क्लास ऑफ केसेस के लिए जरूरी है, तो किसी भी ऑफिसर के ऊपर पुलिस ऑफिसर की पार्ट जो है उनको कन्फर किया जा सकता है। और इस पार्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, अरेस्ट की पार्ट आ जाएगी, ठीक है, प्रोसिक्यूशन की पार आ जाएगी और इन्वेस्टिगेशन की पार आ जाएगी। किसी भी ऑफिसर के ऊपर पुलिस ऑफिसर की पार जो है वो कन्फर की जा सकती है और ये ऑफिसर्स को बाकी जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। ठीक है जी, बस इतना ही लिखा है इसमें। यहाँ पे हमारा सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 9 तक कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट है, कोई इशू है, आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, कोई चक्कर नहीं है। आप मेरे को मैसेज कर देना, हैंडल मेरा इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों ही आपके पास है। ठीक है जी, तो अभी थोड़े बहुत लेक्चर्स रह गए हैं, वो भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको फटाफट करवा दूंगी। ठीक है, अगर टाइम मुझे कम लगा तो मेरा है 24-25 तक मैं पूरा ही कंप्लीट करवा दूँ आपको। अगर मुझे टाइम कम लगा तो आई विल ट्राई कि मैं दो भी एक दिन में कर दूंगी अपलोड। अगर नहीं हुआ तो आई विल ट्राई कि मतलब फटाफट जो है वो चीज़ें यहाँ पे हो जाए। ठीक है जी, so this is it, thank you guys.